आज का टॉपिक हमारा एनालिसिस ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम्स, जिसमें बेस्ट केस आता है, एवरेज केस आता है और वर्स्ट केसेस आते हैं। तो उससे रेलेवेंट हमने nth टर्म फाइंड करनी है और कुछ नोटेशंस देखने हैं, कुछ एल्गोरिदम सूडो कोड्स हमारे सामने आएंगे और उसका एनालिसिस हमने करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रैम मॉडल डिस्कस किया था, रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल, जो कि बेसिकली रन टाइम एनालिसिस के लिए जो कि मेजर करता है रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो काफी सारे एग्जांपल हमने किए थे। हमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी से रेलेवेंट देखा था कि आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर टू इट्स रनिंग टाइम which depends on the input size, और कुछ primitive operations हमने देखे थे। तो इससे relevant हम already वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। नाउ अब हमने प्रिमिटिव ऑपरेशंस बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखने हैं कि हमारे पास कितने प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। ओवरऑल आपके पास एक एल्गोरिदम आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं ताकि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने आए और फिर उसका एनालिसिस हम स्टार्ट करें। एक एल्गोरिदम हमारे सामने है जिसका नाम है एरे मैक्स, यानी हम एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं। जो कि लेट सपोज हमारे पास 10 एलिमेंट्स की कोई एरे है और हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। कैपिटल ए हमारे पास एरे है और एन हमारे पास कैपिटल ए इज बेसिकली द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे और एन इज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। डिस्क्रिप्शन आपने देनी होती है एल्गोरिथम में, एन एरे ए स्टोरिंग एन इंटीजर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए। तो हमारे पास एक एरे है जिसका नाम कैपिटल ए है और जो कि बेसिकली कैपिटल एन नंबर ऑफ इंटीजर्स को स्टोर कर रहा है। और जो टास्क हमें दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरे। तो सबसे पहला स्टेप इस एल्गोरिथम में आपको नजर आ रहा है, हमने फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसे करंट मैक्स को असाइन कर दिया। ठीक है, ये हम फर्स्ट स्टेप बेसिकली परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। उसके बाद लूपिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, n इज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, तो n-1 तक लूप चल रहा है। फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं करंट मैक्स को, तो ये लूप आपको 1 से स्टार्ट हुआ नजर आ रहा है। तो ये ऑलरेडी ये सारी चीजें आप कर चुके हो। फिर आपको एक कंपैरिजन स्टेटमेंट नजर आ रही है, कंपैरिजन के अंदर आपको एक असाइनमेंट स्टेटमेंट नजर आ रही है। अगर ये कंपैरिजन फुलफिल हो जाए, यानी i की 1 के लिए ये लूप चलेगा। फिर देखा जा रहा है कि करंट मैक्स जो आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, क्या वो लेस देन तो नहीं है a का 1 से, a ऑफ 1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे लेस तो नहीं है। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो a ऑफ 1 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हम करंट मैक्स को दे देंगे और इस तरह ये लूप नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चलेगा। तो इसी तरह ही हम इन मैक्सिमम वैल्यू इस पर्टिकुलर एरे में फाइंड कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास करंट मैक्स हम रिटर्न कर देंगे। तो अब अगर आप यहां देखें तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हमारे पास एक तो असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, तो एक स्टेप उसका हो गया और एक हमारे पास इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं। इंडेक्सिंग मीन कि हम बेसिकली एरे के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, इस केस में हम फर्स्ट एलिमेंट को जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसे रेफर कर रहे हैं। तो ये असाइनमेंट और इंडेक्सिंग हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए। ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने 2 स्टेप्स प्लस 1 क्यों किया। ये जो लूपिंग स्ट्रक्चर में आपको इनिशियलाइजेशन नजर आ रही है ना, इस इनिशियलाइजेशन को जब आप एनालिसिस करते हो, काउंट करते हो प्रिमिटिव ऑपरेशंस को, तो आप उसे लूप से बाहर निकाल लेते हो क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ 1 टाइम होती है। उसके बाद आइट्रेशन में आपका लूप चलता है जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन और कंडीशन चेक करना, इंक्रीमेंट ऑपरेशन और कंडीशन चेक करना, ये सारी चीजें हमारी चल रही होती हैं। तो इस असाइनमेंट क्योंकि इसने इस इनिशियलाइजेशन ने 1 टाइम होना है, तो क्यों ना मैं इसे इस पर्टिकुलर स्टेप को बाहर ही ले जाऊं। ठीक है, तो इसे मैं बाहर ले गया हूं। यहां आपको ओवरऑल एक तो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास टू स्टेप ईच टाइम यहां लिखा हुआ है कंपेयर। एक तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं i is less than or equal to n, ये आपका कंपैरिजन हो रहा है,
ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू n-1, और एक हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेशन यहाँ हो रहा है i इज इक्वल टू i+1 का, जिसे हमने i++ कहा है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशंस क्योंकि परफॉर्म हो रहे हैं तो उसके लिए मैंने 2 स्टेप्स यहाँ कंसिडर किए हैं। और उसके बाद आपके 2 स्टेप्स यहाँ हो रहे हैं। यहाँ अगर आप इफ कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ आपका कंपैरिजन हो रहा है और उसके बाद साथ साथ उसकी इंडेक्सिंग भी हो रही है। कंपैरिजन आप कर रहे हैं और इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो 2 स्टेप्स इसके लिए कंसिडर किए गए। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो असाइनमेंट भी हो रही है और साथ साथ इंडेक्सिंग भी हो रही है, तो यहाँ भी हमने 2 स्टेप ही कंसिडर किए। एट द एंड ऑफ द डे हमने रिटर्न किया है करंट मैक्स को, तो इसे हमने एक स्टेप कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हमारे सामने एल्गोरिदम था, उस एल्गोरिदम के तमाम प्रिमिटिव ऑपरेशन को स्टेप्स की फॉर्म में हमने काउंट किया। ओवरऑल अगर आप देखें तो फॉर लूप की बॉडी कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, n-1 टाइम्स इसने एग्जीक्यूट होना है। ओवरऑल इसने n-1 टाइम एग्जीक्यूट होना है। तो ये ओवरऑल एक एल्गोरिदम हमें दिया गया, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें दी गई और फिर हमने स्टेप्स की फॉर्म में उसके प्रिमिटिव ऑपरेशंस को लिखा ओवरऑल। अब अगर हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो ओवरऑल अगर हम इसकी nth टर्म देखें तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, एक हमारे पास ओके अब हमने ये nth टर्म बेसिकली इसकी फाइंड की है, तो इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप तो इसकी nth टर्म जब फाइंड करेंगे तो एक तो 4 इंटू n-1 भी ले सकते हैं और 6 इंटू n-1 भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 इंटू n-1 हम किस केस में कंसिडर करेंगे और 6 इंटू n-1 भी अगर कर सकते हैं तो किस केस में हमने इसे कंसिडर करना है। देखें 4 इंटू n-1 ओवरऑल अगर मैं इस लूप वाले तमाम हिस्से को, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि इसने n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये n-1 तो आपको ये नजर आ रहा है ओवरऑल फॉर लूप। और फॉर लूप की बॉडी एज अ होल आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके लूपिंग स्ट्रक्चर ने क्योंकि n-1 टाइम्स चलना है तो उसकी बॉडी ने भी n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, उसकी बॉडी में जो भी ऑपरेशन है वो इज अ ब्लैक बॉक्स आपके लिए है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो n-1 आपने लिखा। अब 4 का एनालिसिस करते हैं कि 4 मैंने क्यों लिखा। देखें अगर आप फर्स्ट स्टेप यहां देखें तो यहां 2 स्टेप्स प्लस 1, 2 स्टेप्स क्या है, एक असाइनमेंट एक इंडेक्सिंग, 2 स्टेप्स ये हो गए और ये 1 बेसिकली आपके लूपिंग स्ट्रक्चर की इनिशियलाइजेशन है। तो 3 ये हो गया, हम लूप और उसकी बॉडी को तो n-1 कंसिडर कर चुके हैं। और एक हमारे पास स्टेप जब हम रिटर्न कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू तो 1 स्टेप ये हो गया। तो ओवरऑल 2 स्टेप प्लस 1 स्टेप प्लस 1 4 आपके पास हो गया, तो ये 4 आपको ये नजर आ रहा है। तो आप तो 4 इंटू n-1 भी लिख सकते हैं इसे, या आप 6 इंटू n-1। अब अगर मैं 6 इंटू n-1 लिखूंगा तो ये 6 n-1 तो आपको ये बता रहा है कि इस लूप ने बेसिकली n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। अब 6 कहां से आया, ये 2 स्टेप प्लस 1 मेरे पास 3 हो गया, तो ये आपके पास 2 स्टेप्स प्लस 1 3 स्टेप्स हो गए। ये रिटर्न करंट मैक्स आपके पास 1 स्टेप, ये 4 हो गया। और ये 4 प्लस 2, अब 2 स्टेप्स हमें चाहिए, तो ये 2 स्टेप्स बेसिकली आपके लूप के हैं कि आपने लूप की कंडीशन को भी यहां कंसिडर किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट कंपैरिजन जहां हो रही है, और इस इंक्रीमेंट ऑपरेशन को आपने कंसिडर किया। तो 4 प्लस 2 आपके पास 6 हो गया। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिहाज से, आप 4 इंटू n-1 भी कह सकते हैं और 6 इंटू n-1। अगर आप 4 इंटू n-1 लेंगे तो आपके आंसर में आप जो बेसिकली आंसर लिखेंगे उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो होपफुली आपको हमने जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस बेसिकली इससे एक्सट्रैक्ट किए और उसको नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंगली एनालिसिस किया, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उन एग्जांपल्स को। लेट्स सपोज हम रन टाइम एनालिसिस अगर किसी सूडो कोड का करें, एक स्पेसिफिक मेथड हमने डिजाइन किया जिसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड हमने लिखा, तो यहाँ बेसिकली डिक्लेरेशन हो रही है। इस डिक्लेरेशन क्योंकि रन टाइम एनालिसिस हम कर रहे हैं तो मैंने इसे कहा कि C1 टाइम बेसिकली ये ले रहा है आपका, ठीक है। फिर एक असाइनमेंट ऑपरेशन हो रही है तो इसे मैंने C2 कह दिया, एक कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट टाइम उसके लिए
कि ये असाइनमेंट ऑपरेशन बेसिकली C2 टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में। b इज इक्वल टू 3 मैंने लिया, मैं असाइनमेंट के लिए ऑलरेडी C2 कर चुका हूं, तो दूसरी असाइनमेंट ने भी उतना ही टाइम लेना है, तो C2 मैंने उसके लिए कंसिडर किया। इस पर्टिकुलर इस असाइनमेंट के लिए भी मैंने C2 ही लेना है, क्योंकि वो कोएफिशिएंट हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल असाइनमेंट्स भी हों तो एट द एंड ऑफ द डे वो एड अप हो जाएंगी और उसके कोएफिशिएंट को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये C3 आप सिर्फ प्रोडक्ट का कंसिडर करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसिडर करें। और उसके बाद हम जब प्रिमिटिव ऑपरेशंस देख रहे थे तो हमने कहा था कि प्रिंट वाली स्टेटमेंट को हमने इग्नोर करना है, सो देयर इज नो नीड टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्रिंटफ स्टेटमेंट जब हम रन टाइम एनालिसिस करें। और ये रैम मॉडल में भी हमने डिस्कस किया था कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को हमने एज अ स्टेप कंसिडर नहीं करना। अब जब आप रिटर्न कर रहे हो कोई वैल्यू तो उसे मैंने C4 कहा। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई है। अब इसका एनालिसिस करते हैं कि उसने फर्दर इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड की है। अब जब आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे, C1 को आप ऐड करोगे, C2 आपका सेकंड असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेशन, ये C2 आपका b इज इक्वल टू 3 था। आप एक और C2 भी ऐड कर सकते हैं अगर आप कहें कि आपने इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को भी कंसिडर करना है, तो प्लस C2 करेंगे तो वो यहाँ 2C2 आपको नजर आ रहा है, वो 3C2 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तो मैंने कोएफिशिएंट को इग्नोर ही करना है। C3 बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया और C4 हमने रिटर्न के लिए कंसिडर किया था। एट द एंड ऑफ द डे आपने तमाम C2 आपके पास 2 हैं तो 2C2 आपके पास हो गया। तमाम कांस्टेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उसे मैंने कैपिटल C कहा। तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप ऐसे सूडो कोड का फाइंड करेंगे तो ये आपके सामने है। होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करें, स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस करें ताकि आप नेक्स्ट एग्जांपल्स अच्छे तरीके से कर सकें। अब हमारे पास एक और सूडो कोड है, इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड हमने मैंने कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर यहाँ इंक्लूड किए हैं। यहाँ डिक्लेरेशन हो रही है तो उसके लिए मैंने C1 टाइम्स बेसिकली यूज किया है कि ये डिक्लेरेशन बेसिकली C1 टाइम ले रही है, ये असाइनमेंट ऑपरेशन C2 टाइम ले रहा है। ये असाइनमेंट ऑपरेशन जो आपको नजर आ रहा है, जब फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेशन C2 टाइम बेसिकली ले रहा है तो सेकंड असाइनमेंट ऑपरेशन B C2 टाइम ही लेगा। तो ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर सूडो कोड में जितने भी असाइनमेंट होंगे तो जो वैल्यू जो वेरिएबल हमने उसके लिए यूज कर लिया है वो थ्रू आउट हम यूज करते रहेंगे। ओके, ये कंडीशनल ये कंपैरिजन बेसिकली C3 टाइम ले रहा है और उसके बाद असाइनमेंट के लिए हम ऑलरेडी C2 कर चुके हैं, तो यहां भी असाइनमेंट हो रही है इस इफ कंडीशन की बॉडी में, तो यहां मैंने C2 लिखा हुआ है। एल्स में फिर असाइनमेंट हो रही है तो फिर मैंने C2 लिखा। प्रिंट एफ को अकॉर्डिंग टू द रैम मॉडल, रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल, हम इग्नोर करेंगे और रिटर्न वाली स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है उसके लिए C4। आपने इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है जस्ट लाइक C1 इज। जब आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड करेंगे तो आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C2 प्लस C2 और प्लस C4 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहां मैंने सबको ऐड किया हुआ है, ये C2 सारे के सारे ऐड अप हो जाएंगे तो ये 4C2 आपको नजर आ रहा है और बाकी ओवरऑल जब ये सारे कांस्टेंट ऐड होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो आप इसे कैपिटल C कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन से देयर शुड बी 3C2 इंस्टेड ऑफ 4C2। बिल्कुल आप 3C2 भी ले सकते हैं अगर आप ये एल्स ब्लॉक में। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यू कैन से देयर शुड बी 3C2 इंस्टेड ऑफ 4C2। ये क्यों कहा है, ठीक क्यों कहा गया है? आप जरा पॉज करें इस वीडियो को और इसका एनालिसिस करें। देखें जब ये सूडो कोड रन होगा तो इस इफ कंडीशन देखें, एक असाइनमेंट ऑपरेशन आपको इफ की बॉडी में नजर आ रहा है और एक एल्स की बॉडी में नजर आ रहा है। तो या तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या एल्स के ब्लॉक वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आप कह सकते हैं 4C2 के बजाय आप 3C2 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप रन करेंगे इस पर्टिकुलर सूडो कोड को तो आपका या तो इफ के ब्लॉक वाली असाइनमेंट स्टेटमेंट रन होगी या एल्स के ब्लॉक वाली असाइनमेंट स्टेटमेंट रन होगी।
तो दैट्स वाई ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आप 4c2 की जगह 3c2 भी लिख सकते हैं। तो एज अ होल एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक कांस्टेंट ही आउटपुट आएगी। एक और एग्जांपल है आपके सामने, आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका रन टाइम एनालिसिस करें, उसी तरह कांस्टेंट टाइम असाइन करते रहें मुख्तलिफ ऑपरेशंस को, और एट द एंड ऑफ द डे आपने एड अप करना है सबको। चलें इसे जरा एग्जीक्यूट करते हैं। यहां मैंने C1 ऑपरेशन बेसिकली इन तमाम डिक्लेरेशन के लिए मैंने एज्यूम किया है कि ये C1 टाइम्स बेसिकली ले रहे हैं, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेशंस के लिए मैंने जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं उसके लिए मैंने C2 कंसिडर किया। ओवरऑल इस लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने C3 कंसिडर किया। यहां जो असाइनमेंट हो रही है आप उसे भी एज्यूम करें कि वो C2 ही है, क्योंकि वो सारे एड अप होंगे। आप इन दोनों को अलग-अलग भी ले सकते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेशन C2 लेगी, ये C ऑड असाइनमेंट ऑपरेशन C2 लेगी, ये I is equal to 0 C2 लेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे एड अप होके C2 ही बनाएंगे। उसके बाद इस कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए मैंने C3 कंसिडर किया। यहां बेसिकली अगर आप देखें तो यहां आपका कंपैरिजन हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इस कंडीशन को एवेल्युएट करने के लिए ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा उसे मैंने C4 कहा, और उसके बाद मैंने इफ के ब्लॉक में मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन है उसे मैंने C5 कहा, और एल्स के ब्लॉक में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो भी C5 कहलाएगा, क्योंकि दोनों बेसिकली आपके इंक्रीमेंट ऑपरेशन है। रैम मॉडल के रूल्स के मुताबिक printf को हम इग्नोर करेंगे और रिटर्न 0 को मैंने एक स्टेप कंसिडर किया। ओवरऑल अगर आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड करेंगे तो अब आपके पास, आप देखें अब थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स में देखें तो मेरे पास लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। अब मेरे पास लूपिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो मैंने C1 को ऐड करना है, C1 आपको नजर आ रहा है, C2 को मैंने ऐड करना है, C2 आपको यहां नजर आ रहा है। लेकिन अब चीजें जरा डिफरेंट हैं। यहां आपने C3, C4 और C3, C4 और C5 को आपने ऐड करना है, लेकिन ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे ये लूप पे डिपेंड करता है। और लूप अगर मैं जनरली देखूं तो यहां n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा, और n की वैल्यू यहां 5 है, इसने 5 टाइम्स बेसिकली, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और लेस देन आर इक्वल टू 4 है, सो 0 से 4 तक 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी n हमारे पास एज अ होल, अगर आप यहां देखें तो मैंने एरे 5 की डिक्लेयर की हुई है, मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एरे में, तो इसने 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होना है क्योंकि 5 एलिमेंट्स ही हैं मेरे पास। तो मैंने n टाइम्स C3 प्लस C4 प्लस C5, क्योंकि C3, C4, C5 किस पे डिपेंड कर रहे हैं, n पे डिपेंड कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने C6 को अलग इसलिए रखा क्योंकि वो लूप की आपके लूप की बॉडी के बाहर है। तो ओवरऑल C1, C2, कैपिटल C1, C2 मैंने अलग लिखा। इस ओवरऑल C3, C4, C5 को ऐड करके मैंने सिर्फ C कहा, और C6 को मैंने अलग ऐड किया। NC को मैंने अलग लिखा क्योंकि यहां ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली इनपुट साइज पे, तो इसे मैं बाकियों के साथ ऐड नहीं कर सकता। और जो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास C1, C2 और C6, इसे मैंने कैपिटल C कह दिया। तो ओवरऑल इस कैपिटल C को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे मैं इग्नोर कर दूंगा, और इस कोएफिशिएंट को भी मैं इग्नोर करूंगा, तो n हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो होपफुली ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये सारा का सारा प्रोसेस। अब लूपिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो लूपिंग स्ट्रक्चर जब इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास nth टर्म लाजमी आएगी। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखें, यहां जो डिक्लेरेशन हुई है उसे मैंने C1 कहा, उसके बाद लूपिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को मैंने C2 कहा। स्कैनफ को रैम मॉडल, जो रैंडम एक्सेस मशीन का मॉडल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो इग्नोर करने का कहता है। और उसके बाद लूपिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, और लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो रेफरेंसिंग हो रही है उसके लिए मैंने C3 यूज किया। प्रिंट एफ को मैंने इग्नोर करना है ऑलरेडी, और उसके बाद रिटर्न 0 आपके पास, उसे मैंने C4 असाइन किया। अब इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने किस तरह फाइंड करनी है। C1 तो अलग हो जाएगा क्योंकि वो डिक्लेरेशन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन C2 अब लूप पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां C2 मैंने इस पर्टिकुलर लूप को असाइन किया, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर इनपुट
लिया जा रहा है, स्कैन एफ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, जिसे मैंने इग्नोर करना है, तो मेरे पास n इंटू C2 हो जाएगा। n इंटू C2, यहाँ जगह नहीं थी तो इस वजह से मुझे n यहाँ लिखना चाहिए था, तो n इंटू C2 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर C1 और C3 को आप देखें तो वो C1 और C3, C1 क्या था, बेसिकली रेफरेंसिंग के लिए हम C1 यूज कर रहे हैं, और C3 बेसिकली एडिशन के लिए यूज हो रहा है। C3 अगर आप देखें तो एडिशन के लिए यूज हो रहा है, और रेफरेंसिंग के लिए देखें मैंने C1 यहाँ डिक्लेरेशन और रेफरेंसिंग के लिए और ओवरऑल C3 यूज किया है। तो ये लूप आपके पास C1 प्लस C3 आपके पास क्या हो जाएगा, n टाइम्स चलेगा। यहां मैंने n इसलिए इन्वॉल्व किया है, ठीक है। C1 मैंने रेफरेंसिंग के लिए यूज किया, C3 मैंने एडिशन ऑपरेशन के लिए यूज किया, और क्योंकि इसने ये लूप पे डिपेंड कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये इस पर्टिकुलर लूपिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है, और लूप ने n टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, तो n इंटू C1 प्लस C3 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो n इंटू C2 आपको एक बार दोबारा नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर लूप के लिए। फर्स्ट लूप के लिए मैंने C2 टाइम्स लिया था ना, ठीक है, तो इस लूप के लिए भी मैंने C2 ही ले लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक C2 टाइम्स ले चुका हूं, उसके लिए कांस्टेंट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया है, और प्रिंट को तो मैंने इग्नोर करना है ऑन द बेसिस ऑफ रैम मॉडल। तो मैंने NC2 जो सेकंड वन लिया हुआ है ये इस पर्टिकुलर लूप के लिए लिया है, और उसके बाद प्लस C4 आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जब आप एडिशन करेंगे तो आपके पास C1 2n इंटू C2 n इंटू C आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को आप इग्नोर करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 2n इंटू C प्लस C1 आ जाएगा, 2n आ जाएगा आपके पास, और इस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट को आप इग्नोर करेंगे तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास n आ जाएगी। तो होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इस लूपिंग स्ट्रक्चर को देखना है कि यहां मैंने C2n 2 दफा क्यों रिपीट किया है। मैंने इसके लिए लिखा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैं C2 टाइम्स इसे असाइन कर चुका हूं तो मैंने डायरेक्टली यहां n इंटू C2 लिखा। अब देखें इस पर्टिकुलर कोड ने n टाइम्स रन होना है, तो ये ऑलरेडी मैंने ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है ब्लू से, और उसके बाद इस पर्टिकुलर लूप को अगर आप देखें तो इसने भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। तो इसलिए ये आपको बताया जा रहा है कि इस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते वक्त ये n जो हमने लिखा हुआ है ये क्यों आ रहा है, ये लूपिंग स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। और यहां अगर आप देखें तो इस लूप ने भी फर्स्ट वाले लूप की तरह n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होना है, तो यहां आपको n इंटू C2 दूसरी बार नजर आ रहा है। इस एक और एग्जांपल आपके सामने रखी है, यहां रेफरेंसिंग के लिए और डिक्लेरेशन के लिए मैंने C1 यूज किया। आपको लूपिंग स्ट्रक्चर, अब आपको मल्टीपल लूप्स नजर आ रहे हैं, तो यहां मैं आपको पहले से बता दूं, आपके सामने नॉन लीनियर टर्मिनोलॉजी आएगी, यानी n स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी में भी आपको नजर आए। देखते हैं, इसे एवेल्युएट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास n स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी आती भी है या नहीं। इस लूप के लिए हमने C2 कंसिडर किया, C2 टाइम्स बेसिकली ये ले रही है। असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए आप C1 ही कंसिडर करें। ओवरऑल जब आप नेस्टेड लूप, एक चीज आपने नेस्टेड लूप में देखी होगी कि आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए नेस्टेड लूप की जो इनर लूप है उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज ने एग्जीक्यूट होना है। तो फर्स्ट लूप के लिए मैंने C2 टाइम्स कंसिडर किया, फिर मैं डायरेक्टली इसकी बॉडी पे आ गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनल लूप के लिए मैं एक और n इंट्रोड्यूस कर लूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद। यहां अगर आप देखें तो C3 मैंने रेफरेंसिंग के लिए किया है, C4 सेकंड रेफरेंसिंग के लिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड रेफरेंसिंग के लिए, और C5 आपको एडिशन के लिए नजर आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि C3 आपने रेफरेंसिंग के लिए यूज किया, ठीक है, C4 आपने असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए यूज किया, और C5 आपने एडिशन के लिए यूज किया। यहाँ नेस्टेड लूप के लिए यहाँ आपको फिर नेस्टेड लूप नजर आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी नेस्टेड लूप के लिए तमाम ऑपरेशंस कंसिडर कर चुका हूं, मैं उसे रिपीट कर लूंगा यहाँ, ठीक है, और रिटर्न 0 के लिए मैंने C6 लिखा है। अब देखते हैं कि इसका एनालिसिस बेसिकली किस तरह हुआ है। सबसे पहले C1 कांस्टेंट है, उसे मैंने अलग लिखा। अगर अब इस पर्टिकुलर लाइन पे आए, इस पर्टिकुलर लूप ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, n टाइम्स,
ठीक है, जब ये C को 0 असाइन करेगा तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंट्रोल किस पे आएगा, इनर लूप पे आएगा। इनर लूप ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, उसके लिए मैंने m यूज किया है। कंफ्यूजन से बचने के लिए इनिशियली मैंने उसे, बाद में हम उसे कंसिडर कर लेंगे, हम एजम्पशन की बुनियादों पे चलेंगे, लेकिन मैंने यहां बेसिकली उसके लिए m कंसिडर किया है नेस्टेड लूप के लिए। और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स डिपेंड कर रही हैं, C2, C3, C4 एंड C5, यानी आउटर लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप ने तो चलना है ना, और कितने टाइम्स चलना है, m टाइम्स चलना है। और कौन कौन सी टाइमिंग्स उस पर डिपेंड कर रही हैं, जो मैंने बेसिकली उसके लिए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यूज किए। C2 टाइम्स हो गया, C3 टाइम्स हो गया, C4 टाइम्स हो गया, C5 टाइम्स हो गया, ये उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप आओ तो C4 और C6 की बात हो रही है। C4 और C6 की जब आप बात करोगे तो ये आपको इस पर्टिकुलर लूप का कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये जो नेस्टेड लूप दोबारा यूज किया गया है, तो फर्स्ट जो आउटर लूप है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, जो इनर लूप है वो m टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, m टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब यहां देखें, प्रिंट एफ, वही रैम मॉडल के कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो प्रिंट के लिए हमने कोई स्टेप यूज नहीं करना, लेकिन यहां इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंडेक्सिंग जो हो रही है, डेफिनेटली इसे तो हमने एक्सट्रैक्ट करना है ना इससे, और इंडेक्सिंग के लिए हमने C4 यूज किया था ऑलरेडी। तो यहां देखें आपको C4 नजर आ रहा है। तो ये सेकंड वाले नेस्टेड लूप में n into m multiply by C4, एंड दिस C4 इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग, ये जो इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद C6 हो गया, जो लास्ट वाला हमने रिट्रैक्ट किया। एट द एंड ऑफ द डे NMC आपके पास आ जाएगा, NB आपके पास इनपुट साइज है, m भी आपके पास इनपुट साइज है, तो दोनों को, m को आप n ही कंसिडर करें। ओवरऑल आपके पास n स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी आ जाएगी जब आप कांस्टेंट्स को इग्नोर करेंगे। और ऑलरेडी हम पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कांस्टेंट्स को और ऐसी वैल्यूज को पॉलिनोमियल से इसलिए इग्नोर करते हैं कि उसका इंपैक्ट इतना नहीं होता, उसका इंपैक्ट उस एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना नहीं होता, इसीलिए हम जो हाई ऑर्डर वाली फिगर है उसे ही ले रहे होते हैं। तो n square is basically the runtime complexity, the time complexity of this particular algorithm. तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे रिपीट करें, फिर भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। Now C3 refer to the array scripts, array की इंडेक्सिंग के लिए, C4 refers to the arithmetic operation, ठीक है, C5 refers to the assignment। यहां मैंने C4 को इंडेक्सिंग के लिए रेफरेंस के लिए कहा, आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने C4 बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए यूज किया, ठीक है। तो यहाँ जो नोट गिवन है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं वीडियो में कुछ और कह रहा था। यहाँ C4 बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज हुआ, तो उसने C3 रेफरेंसिंग के लिए कर लिया और C5 रेफर टू द असाइनमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस, लाजमी नहीं है कि आपने इस पर्टिकुलर नोट्स के मुताबिक ही चलना है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड बेसिकली n into m टाइम्स चलेगा, क्योंकि आउटर लूप n टाइम्स चलेगा और इनर लूप m टाइम्स रन होगा, तो n into m हो जाएगा, और m को अगर आप n कंसिडर करें तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी हमें यहां से मिल रही है। फिर अगर आप इस पर्टिकुलर नेस्टेड लूप को देखें तो इसने भी n स्क्वायर टाइम्स चलना है, और इस वजह से आपको n into m यानी n स्क्वायर, n into m यानी n स्क्वायर, फिर आपने कॉमन लिया तो आपके पास एक ही n स्क्वायर आ गया। तो ये ऑलरेडी सारे स्टेप्स आप कर चुके हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। काफी सारी एग्जांपल इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे तरीके से रैम मॉडल के स्टेप्स के मुताबिक एक्सट्रैक्ट कर सको। यहाँ जितनी भी डिक्लेरेशन हुई है इस पर्टिकुलर सूडो कोड में, उसे मैंने C1 टाइम्स ये ले रहे हैं। इस असाइनमेंट के लिए मैंने C2 कंसिडर किया, और उसके बाद इस पर्टिकुलर लूप के लिए यहां भी नेस्टेड लूप आपको नजर आ रहा है, मैंने C3 कंसिडर किया। इस पर्टिकुलर नेस्टेड लूप पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है, बेसिकली C4 अगर आप इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, इंडेक्सिंग मीन कि आप एरे, 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए,
C5 लेट सपोज आप असाइनमेंट के लिए कर सकते हैं और C2 आपने एडिशन के लिए किया हुआ। ठीक है, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां C4 प्लस C5 दोबारा आपको नजर आ रहा है। ये इसलिए नजर आ रहा है कि यहाँ आपको असाइनमेंट भी नजर आ रही है, यहाँ आपको एडिशन भी नजर आ रही है और यहाँ आपको रेफरेंसिंग भी नजर आ रही है। तो ये तीनों चीजें यहाँ रिपीट हो रही हैं। तो ये जब भी आप सूडो कोड स्टार्ट करें तो आप लिख लिया करें कि C2 आपने असाइनमेंट के लिए रखा है, तो ओवरऑल फिर उस एल्गोरिदम में असाइनमेंट के लिए आपने C2 यूज करना है। अगर C4 आपने रेफरेंसिंग के लिए रखा हुआ है, किसी एरे के एलिमेंट को रेफर करने के लिए, इंडेक्सिंग के लिए, तो फिर थ्रू आउट इंडेक्सिंग के लिए आप C4 यूज करें। अगर C5 आपने डिसाइड कर लिया है कि यू हैव टू यूज इट फॉर एडिशन, तो फिर उस एल्गोरिदम में तमाम की तमाम जितनी भी एडिशन के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए आप C5 यूज करें। प्रिंटफ को हमने इग्नोर करना है और रिटर्न के लिए हमने C6 यूज किया। तो ओवरऑल अगर आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी फाइंड करेंगे तो ये n² प्लस n आएगी, क्योंकि यहां एक आपको नेस्टेड लूप नजर आ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल चलें देखते हैं, क्योंकि हाँ यहां बेसिकली ये देखें ये बॉडी क्रिएट हुई है। ठीक है, तो यहां तो नेस्टेड लूप है, लेकिन ये वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं ना, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट इनर लूप, ये आउटर लूप की इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होनी है ना। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होनी है और ये वाली इंस्ट्रक्शन n इंटू m टाइम्स होनी है। तो ये चीज आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन इन दोनों लूप्स पे डिपेंड कर रही है, इनर लूप और आउटर लूप दोनों पे। लेकिन ये वाली इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप पे डिपेंड कर रही है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द इनर लूप। ठीक है, तो इस वजह से यहां आपको n नजर आ रहा होगा और n आपको अलग भी यहां नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसे करते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। C1 हमने अलग कंसिडर किया, उसके बाद हम जब इस पर्टिकुलर लूप पे आएंगे C2 हम आगे कंसिडर करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेशन हमारे पास काफी आ रही है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेशन इस लूप में भी है, तो C2 आपको असाइनमेंट ऑपरेशन का नजर आ रहा है। C3 लेट सपोज हमने कंसिडर किया है कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन में आपको C3 नजर आ रहा है। C4 हमने इंडेक्सिंग के लिए लेट सपोज यूज किया है, तो आपको इंडेक्सिंग के लिए C4, क्योंकि इसकी बॉडी में देखें इंडेक्सिंग भी हो रही है। C5 हमने लेट सपोज एडिशन के लिए यूज किया हुआ है, तो एडिशन के लिए आपको C2 हम ऑलरेडी असाइनमेंट के लिए कर चुके हैं C5। और ये सारे के सारे बेसिकली अगर आप देखें तो n टाइम्स बेसिकली एग्जीक्यूट होंगे। ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपको जो नजर आ रहे हैं इसने n टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, n इंटू m टाइम्स। ओवरऑल अगर आप देखें तो शायद इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, n इंटू m टाइम्स, n इंटू m टाइम्स। मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं। लेट सपोज अब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख रहे हैं ना, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेट सपोज आउटर लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और इनर लूप m टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट इन दोनों लूप पे डिपेंड कर रहा है, तो n इंटू m। ठीक है, और ये चीज आपको नेक्स्ट स्टेप में नजर आ रही है, यहां बेसिकली इस डिस्प्ले में नहीं आ रही है, मिसप्रिंट हुआ है। फिर जब आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आएंगे तो उसके लिए देखें असाइनमेंट भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, रेफरेंसिंग भी हो रही है। ठीक है, और एडिशन भी आप कर रहे हो ओवरऑल। ठीक है, तो इस वजह से आपके C2, C3, C4, C5 ऐड हो रहे हैं और ये सिर्फ आउटर लूप पे डिपेंड कर रही है। ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ आउटर लूप पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए सिर्फ n से इसे मल्टीप्लाई किया गया और प्लस लास्ट में C6 जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल आपके पास एट द एंड ऑफ द डे n² प्लस n आ जाएगा। तो होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इन केस अगर कोई आपका क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ क्योंकि ये अभी डिस्प्ले हुआ है, तो C4 इन्होंने स्क्रिप्टिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए यूज किया है, C5 इन्होंने एडिशन के लिए यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, और C2 इन्होंने असाइनमेंट ऑपरेशन के लिए यूज किया है। तो ये डिपेंड करता है, ये आपकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्ट किसके लिए यूज करते हो। इस पर्टिकुलर लूप ने n टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, बेसिकली अब ये आउटर लूप की बात की जा रही है।
इसने n टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। अगर आप इनर लूप की बात करेंगे तो n इंटू एम टाइम्स इस पर्टिकुलर लाइन ने एग्जीक्यूट होना है, और इसे हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक वर्स्ट केस होता है, एक हमारे पास बेस्ट केस होता है, एक हमारे पास एवरेज केस होता है। इस चीज को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लीनियर सर्चिंग है। लेट्स सपोज मेरे पास 10 एलिमेंट्स की एक एरे मैंने डिक्लेयर की हुई है, और मैं उस एलिमेंट में कोई उस पर्टिकुलर एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना चाहता हूं। अब अगर वो एलिमेंट जो मैं सर्च करना चाहता हूं, अगर अगर वो हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट ही है, क्योंकि सीक्वेंशियल एरे हमारे पास, आप फर्स्ट एलिमेंट से ही सर्च करना स्टार्ट करोगे, तो ये तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा। तो बेस्ट केस ये है कि मुझे अगर वो एलिमेंट ए के 0 पे ही मिल जाए, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, जो एग्जांपल मैंने लिए 10 एलिमेंट्स हैं एरे में। तो जो एलिमेंट अगर जो मैं सर्च करना चाह रहा हूं अगर वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये तो बेस्ट केस हो गया मेरे पास। ठीक है। वर्स्ट केस क्या है कि अगर वो एलिमेंट जो मैं सर्च करना चाहता हूं वो आपके लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ए के 9 पे पड़ा हुआ है, तो ये वर्स्ट केस हो गया। ठीक है। जो एलिमेंट बेसिकली मैं लिनियर एरे में सर्च करना चाह रहा हूं वो मुझे लास्ट इंडेक्स पे मिल रहा है, तो ये वर्स्ट केस हो गया बेसिकली उसका। और अगर वो एलिमेंट कहीं दरमियान में पड़ा हुआ है, ए के 4 पे पड़ा हुआ है, ए के 5 पे पड़ा हुआ है, ए के 6 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे पास एवरेज केस कंप्लेक्सिटी होगी। ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक लीनियर सर्चिंग की एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। The function defined by the maximum number of steps taken on any instance size of n। तो हमने ये देखना है कि हमें उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बेस्ट केस में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, वर्स्ट केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, और एवरेज केस में एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स। थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करते हैं, मे बी नेक्स्ट स्लाइड पे इससे रेलेवेंट डिटेल मेंशन हो। यहाँ लीनियर सर्चिंग की एग्जांपल मौजूद है। लेट सपोज ये हमारे पास एक लीनियर एरे है, ये एलिमेंट हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3 4 5, और लास्ट एलिमेंट मेरे पास 6 इंडेक्स में। तो ओवरऑल इस एरे का साइज 7 है, और 0 से लेके ये एलिमेंट्स यहां पड़े हुए हैं। नाउ वर्स्ट केस ये है कि यू वांट टू सर्च वन इन अबव एरे व्हिच इज एट लोकेशन n। वर्स्ट केस ये है कि आप 1 को सर्च करना चाह रहे हैं और वो आपको लास्ट इंडेक्स पे मिल रहा है। बेस्ट केस ये है कि आप 5 सर्च करना चाह रहे हैं और वो आपको फर्स्ट लोकेशन पे 0 इंडेक्स पे मिल रहा है। तो आप यहां आपको मैक्सिमम n स्टेप्स लेने हैं, वर्स्ट केस है, और यहां आपको सिर्फ एक स्टेप चाहिए, बेस्ट केस की बात की जा रही है। और एवरेज केस में ये एलिमेंट सेकंड स्लॉट पे भी पड़ा हो सकता है, ये एलिमेंट थर्ड स्लॉट पे भी आपको मिल सकता है, ये एलिमेंट में भी अगर आप 9 सर्च कर रहे हो तो दरमियान वाले एलिमेंट्स जो आपके एरे के होते हैं वो आपके एवरेज केस में आते हैं, जिसमें आपको सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स, बाजों का 2 स्टेप्स, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर आप लें, बाजों का 3 स्टेप्स आपको चाहिए होंगे, बाजों का 4 स्टेप्स आपको चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अगर आप पिक्टोरियल शेप में देखेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। तो इनपुट साइज जितना बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा होता रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास वेरी करती रहेगी। तो बेस्ट केस ने हमेशा नीचे ही रहना है, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी पिछली लिनियर सर्चिंग की एग्जांपल में हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में मिल रहे हैं। लाजमी नहीं है ये फर्स्ट ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में ये हमें मिल रहे हैं। वर्स्ट केस को अगर आप देखें तो आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में, और एवरेज केस दरमियान में लाए करता है, एवरेज केस कंप्लेक्सिटी, कि आपको कुछ एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप वर्स्ट केस में देखें तो आपको अपर बाउंड की टर्मिनोलॉजी का सामना करना पड़ता है। तो प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम, क्योंकि वर्स्ट केस में आप लास्ट इंडेक्स तक जाते हो, ठीक है ना, और लास्ट इंडेक्स पे आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिलता है। और अगर आप बेस्ट केस की बात करते हो तो आप लोअर बाउंड की बात कर रहे होते हो, क्योंकि फर्स्ट कुछ स्लॉट्स पे अगर आपको वो एलिमेंट मिल जाए जो आप सर्च करने जा रहे हो तो आप बेस्ट केस की बात करते हो। तो मैं अगर सम अप करना चाहूं इस इनइक्वलिटी के फॉर्म में, इस पर्टिकुलर वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस की, तो रनिंग टाइम
जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू अपर बाउंड होता है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू लोअर बाउंड होगा। एवरेज केस में प्रोवाइड्स अ प्रेडिक्शन अबाउट द रनिंग टाइम, assumes that the input is random। तो हमेशा एवरेज सॉर्ट ऑफ स्टेप्स आपको लेने होते हैं। अगर 7 की 10 की एरे है तो मे बी वो एलिमेंट फोर्थ स्लॉट पे पड़ा हो, 4 स्टेप्स आपको लेने हो। मे बी आप 5 स्टेप्स के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचे, मे बी आप 6 स्टेप्स के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचे। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ एक हिस्टोग्राम की फॉर्म में आपको चीजें बताई गई हैं कि इनपुट साइज आपका जितना बढ़ रहा है तो वर्स्ट केस और वर्स्ट हो रहा है। आप अगर इस डार्क ब्लू को देखें तो इनपुट साइज के बढ़ने से वर्स्ट केस और वर्स्ट हो रहा है, रनिंग टाइम उसका बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बेस्ट केस का रनिंग टाइम डेफिनेटली आपके इनपुट साइज के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन उस लेवल का ग्रो नहीं कर रहा है जिस तरह आपका बेसिकली वर्स्ट केस में कर रहा है। और एवरेज केस हमेशा मिड में रहता है। ठीक है, लेकिन इनपुट साइज के ग्रो करने से आपकी ओवरऑल कंप्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम आपको ये बता रहा है। तो होपफुली आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को समझ गए होंगे। ये कुछ एक्सरसाइज है, आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है और इससे रेलेवेंट इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। आपने रैम मॉडल के तमाम स्टेप्स को कंसिडर करके इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। आप इसे सॉल्व करें, नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। आज के लेक्चर में हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को देखा, हमने रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की, हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, हमने सिंगल लूप को इन्वॉल्व किया, हमने प्रिमिटिव ऑपरेशन, हमने सिंपल ऑपरेशंस देखे, प्रिमिटिव ऑपरेशंस की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की, फिर हमने नेस्टेड लूप्स को इन्वॉल्व करके सूडो कोड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया और उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की। फिर हमने एग्जांपल देखी कि बेस्ट केस हमारे पास क्या होता है, एवरेज केस हमारे पास क्या होता है और वर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है। तो होपफुली ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े हैं आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स का। हम बिग ओ नोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम थीटा नोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ओमेगा नोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।